share our next lecture of class 9th, chapter first of biology. हमने लास्ट लेक्चर में ये सब कर लिया था, एक्टिविटी हमने कर ली थी और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर लिया था ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया था हमारा। उसमें हमने क्या किया था, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ना। हमने इसकी एक्टिविटीज़ वगैरह सब पढ़ ली थी। आज हमने करना है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल। तो जो प्लांट सेल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो कवरिंग टाइप होती है ना, तो वैसे ही जो सेल होती है, जो सेल वॉल होती है, वो भी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिस पे बात करें तो आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर साइड होती है, ठीक है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई रहती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई रहती है। और सेल्यूलोज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। मींस कि सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो वॉल होती है उसे सेल वॉल कहा जाता है। और जो प्लांट सेल वॉल होती है वो किससे कंपोज होती है, सेल्यूलोज से। और व्हाट इज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल्यूलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को। जब भी कोई लिविंग प्लांट सेल वाटर लॉस करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, जब भी कोई लिविंग प्लांट सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लॉस करता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, सेल के कंटेंट्स सेल वॉल से दूर जाने लगते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी कंडीशन जबकि लिविंग प्लांट सेल जब अपना वाटर लॉस कर देते हैं, ठीक है। और वाटर लॉस कैसे होगा, जैसे कि आपको शायद ये एक्टिविटी में दिया होगा ग्रैन्यूल्स, तो हम एक्टिविटी में इसको करेंगे, ठीक है। अभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो हम ये एक्टिविटी के बाद ही करते हैं। जब हम एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम ये करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब भी लिविंग प्लांट सेल क्या करता है, अपना वाटर लॉस कर देता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वहाँ क्या हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। या जो कंटेंट सेल में प्रेजेंट रहते हैं ना, नॉर्मली उन कंटेंट्स को क्या बोला जाता है, क्या होते हैं वो कंटेंट्स, प्रोटोप्लाज्म। और मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन होती है, सारी चीज़ें। मीन्स कि प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, कंसिस्ट करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जो कि सेल के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये दूर चले जाता है, अवे फ्रॉम द सेल, ठीक है। सेल वॉल, इस सेल वॉल से दूर चले जाता है। तो इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, ये फिनोमिना होता है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो क्या होती है प्लाज्मोलाइसिस, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जब प्लांट वाटर को लॉस कर देता है तो यहाँ पे श्रिंकेज हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का, या जो सेल कंटेंट प्रेजेंट है उनका, और वो सेल से दूर, सेल वॉल से दूर जाने लगते हैं, ठीक है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, अभी मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी कि वो कैसे सेल से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि कोई एक लिविंग प्लांट सेल हम ले लेते हैं और लिविंग प्लांट सेल को शुगर के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि शुगर ज़्यादा और वाटर कम, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में अगर हम डाल देते हैं तो जो कंसंट्रेशन होगा वाटर के मॉलिक्यूल का अंदर ज़्यादा होगा और बाहर कम होगा, क्योंकि हमने तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है ना। तो उस टाइम पे अंदर से क्या करेगा, वो बाहर, अंदर से पानी बाहर आने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। तो हमने अंदर ज़्यादा पानी है हमारे और बाहर कम है, तो अंदर से बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो उनकी इस कोशिश में प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, ठीक है।
और सेल के जो कंटेंट होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और एक साइड को जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इस एक्टिविटी के बेसिस पे आपको दे रखा है। इसी एक्टिविटी के बेसिस पे मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी कैसे है। तो बोल रहा है माउंट द पील ऑफ रियो लीफ। एक रियो प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो फ्लावर उसमें लगते हैं, तो उसकी एक लीफ को आपने लेना है इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हम ये भी हमारा स्कूल में ही करने वाला काम है, क्योंकि हम इसे घर पे तो कर नहीं सकते ना, माइक्रोस्कोप नहीं होगा, घर में नहीं होता है माइक्रोस्कोप, लेबोरेटरी में मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक माउंट द पील ऑफ रियोलीफ, रियोलीफ का लेना है हमने वाटर में लेना है उसको, और एक छोटा सा पार्ट हम उसका ले लेंगे एंड स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर उसके सेल्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं या करेंगे। तो बोल रहे हैं अब उस सेल में ना आपको छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स नजर आएंगे, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो छोटे छोटे ग्रीन ग्रैन्यूल्स को आपने नोट करना है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, जिनके पास की क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। तो आपने स्लाइड लेनी है, हमने अनियन पील वाले में भी स्लाइड मैंने बताया था ना आपको स्लाइड कैसी होती है, तो वैसे ही स्लाइड में आपने इसको लेना है और एक स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो लेंगे और 1 मिनट तक आप वेट करेंगे। ठीक है, अब वेट करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप आपको क्या दिखा। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखा। ठीक है, एक तो ये है, फिर इसी के साथ दूसरी एक्टिविटी है, तो पहले हम इसका कर लेते हैं। हमें क्या दिखेगा, 1 मिनट वेट करने के बाद हो सकता है कि इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस हमें देखने को मिले। ठीक है, इसका आंसर ऐसे तो नहीं पता चल सकता ना, तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। व्हाट डू वी सी, हम देखेंगे कि जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे को होगी, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर क्या है, इनसाइड द सेल वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, आउटसाइड द सेल वाटर का कंटेंट कम है। तो उस टाइम पे ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है ना वाटर के मॉलिक्यूल का, तो वो क्या करेंगे, हायर से लोअर की तरफ आना स्टार्ट करते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो लीफ है वो क्या करती है, उस समय भी हम इसको किस में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि अब हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें क्या दिखेगा, हम ये देखेंगे कि जो सेल के कंटेंट हैं वो सेल वॉल से दूर हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा आपको माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, ये सेल के कंटेंट हैं कुछ, कलरफुल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये सेल के कुछ कंटेंट हैं, प्रोटोप्लाज्म आप बोल दो, प्रोटोप्लाज्म है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो क्या है, टर्जिट और नॉर्मल प्लांट सेल है, ये है हमारा नॉर्मल, ये है हमारा नॉर्मल प्लांट सेल, जब हमने कुछ नहीं किया है इसमें। ठीक है, नॉर्मल प्लांट सेल कुछ ऐसी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब अलग अलग स्टेजेस हम देखने को हमें इसमें मिलेगी जब ऑस्मोसिस इसमें हो जा रहा है। हमने इसका क्या किया, इसको स्लाइड में रखा, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन हमने डाल दिया, तो उसके बाद अब क्या होगा वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में हम देखेंगे, हम इसकी 3 स्टेज देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में जब ऑस्मोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक कंडीशन ये है, ये सेम ही रहेगा, डायग्राम सेम ही रहेगा, मेरा आगे पीछे हो गया है बट इट्स ओके। तो ये दिस इज, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे,
अब देखिए धीरे धीरे ये श्रिंक करना इसकी सेल वॉल से स्टार्ट हो गए, है ना? दिख रहा होगा आपको क्लियर? देखिए यहाँ से श्रिंक हो गया ना, यहाँ ये वाला पोर्शन, इधर गैप आ गया, यहाँ पे भी गैप आ गया है, और यहाँ भी कुछ इस तरीके से ये गैप आ गया। ठीक है, ये धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, ये गैप नज़र आ रहा है ना, ये दिस वन। फिर उसके बाद जब थोड़ा और ऑस्मोसिस की प्रोसेस और आगे बढ़ी तो फिर क्या होता है देखिए, तो देखिए ये और श्रिंक हुए ना। जब फाइनल ऑस्मोसिस हो जाता है, जब ऑस्मोसिस इसमें कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या कंडीशन रहेगी, ये हम कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमें ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ, माइक्रोस्कोप में। ओके, माइक्रोस्कोप में ये हम देख रहे हैं। तो ये अब क्या हो गया, पूरी तरीके से श्रिंक हो गया, एक जगह में आके इकट्ठा। देखिए यहाँ से पहले यहाँ से अलग होना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद पूरा अलग हो गया। अब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका, तो ये इस तरीके से श्रिंक हो गया। तो यही कंडीशन क्या है हमारी, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, या प्लाज्मोलाइसिस जिसे हम बोलते हैं, ये कंडीशन है जब कोई भी सेल ऑस्मोसिस करेगी, यानी कि कोई भी प्लांट सेल को, कोई भी नॉर्मल प्लांट सेल को आप सॉल्ट या शुगर के सॉल्यूशन में रख रहे हैं, तो उसके बाद इनसाइड अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर का आउटसाइड के कंपेयर में, तो वाटर क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे अब ये क्यों मुड़ रहे हैं, ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, इनको नहीं जाना है बाहर। ठीक है, धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट करते हैं और एक कंडीशन आती है कि पूरा श्रिंक हो जाते हैं और एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो गई, प्लाज्मोलिसिस। तो ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है हमारा, ये सेल वॉल होती है, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज A, B, C and D। दिस इज नॉर्मल, ये आफ्टर ऑस्मोसिस। ठीक है, आफ्टर कंप्लीट ऑस्मोसिस ये है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्लाज्मोलिसिस को हमने समझ लिया और हमारी एक्टिविटी का फर्स्ट पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। हम 1 मिनट के लिए रुके, हमने जब रियो लीफ, और ये लीव्स काय की थी, रियो लीव्स थी। ठीक है, रियो लीव हमने ली थी। ठीक, तो हमारा फर्स्ट हमने ये देखा कि जितने भी कंटेंट होते हैं सेल के वो साइड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर। अब क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में हमने इनको रखना है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर में यानी कि उबलते हुए पानी में इन रियो लीव्स को हमने डाल देना है। तो उसके बाद दिस किल्स द सेल्स, ये क्या करते हैं, सेल्स को खत्म कर देंगे, सेल्स को मार देंगे। कौन, जो बॉइलिंग वाटर होगा ना, ये क्या करेगा, सेल को खत्म कर देगा, सेल को किल कर देगा। तो अब उसके बाद देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड, ये जो जिसको हमने बॉईल किया था उसी लीफ को हमने लेना है, स्लाइड में डालना है, और उसके बाद हमने अंडर माइक्रोस्कोप इसे ऑब्जर्व करना है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, फिर से शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने फिर से डालना है इस माउंटेड लीफ में। वेट फॉर अ मिनट, फिर से थोड़ी देर के लिए या 1 मिनट के लिए हमने वेट करना है और ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व देखना है कि व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या मिल रहा है। डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, क्या अब बॉयल करने के
बाद क्या अभी भी हमें प्लाज्मोलाइसिस दिखेगा, हमने ये एक्सपेरिमेंट करना है। अब देखो जब हम बॉईल कर रहे हैं ना, बॉईल करने के बाद अगर सेल, हमने पढ़ा कि सेल को उसने ख़त्म कर दिया है, सेल को मार दिया, तो जब सेल ही नहीं है तो क्या आपको लगता है कि सेल वॉल होगी? ऑब्वियसली नहीं, सेल है ही नहीं तो सेल वॉल कहाँ से होगी? और सेल वॉल नहीं है तो प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा, उसके अंदर के कंटेंट भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट प्लाज्मोलाइसिस डज नॉट अकर, तो प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पे को नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस की वो हो ही नहीं रही है बॉइल्ड लीफ में, बॉइल्ड प्लांट लीफ में। या अगर हम दूसरे तरीके से बोलें तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें, या जो ये एक्सपेरिमेंट है ये कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टिव परमेबली मेम्ब्रेन की है। ये एग्जिस्ट ओनली कब एग्जिस्ट करती है? जब हम लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो लिविंग है ही नहीं, यहाँ पे तो डेथ हो चुकी है सेल वॉल की या प्लांट सेल की, तो यहाँ पे कोई ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, तो आगे हमें बोला जा रहा है, What do we infer from this activity? It appears that only living cell, हमें क्या पता चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इस एक्टिविटी से? तो हमें ये पता चला कि ये जो एक्टिविटी है ये सिर्फ लिविंग सेल्स में ही होगी एंड नॉट डेड सेल, डेड सेल में नहीं होगी। और डेड सेल तो एबल ही नहीं होते हैं, नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, डेड सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को कर पाए। ठीक है, सेल वॉल the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute और hypotonic external media without rusting। तो जो सेल वॉल होती है वो परमिट करती है किस किस की सेल्स को, प्लांट की सेल को, फंजाई की सेल को, बैक्टीरिया की सेल को withstand very dilute यानी कि हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया में बिना ब्रस्ट हुए, बिना टूटे या बिना ब्लास्ट हुए, बिना सेल के टूटे वो उसे अलाउ करती है। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो इन कंडीशंस में सेल क्या करता है, वाटर को लेता है ऑस्मोसिस के थ्रू और सेल्स जो होती है स्वेल हो जाती है, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, तो सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर को बिल्ड करती है, प्रेशर लगाती है और जो वॉल होती है वो एक्सर्ट करती है एक इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल, तो जो वॉल होगी वो भी उसी के बराबर प्रेशर लगाती है सेल वॉल के अगेंस्ट। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप की जो सेल्स होती हैं, इनकी जो सेल्स होती है किस किस की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्लांट्स की जो सेल होती हैं वो रेसिस्ट होती हैं चेंजेस के लिए, ज़्यादा चेंजेस के लिए। विथस्टैंड मीन्स रेसिस्ट टू चेंज, रेसिस्ट मीन्स सामना कर सकती हैं या उनके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, एनिमल सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, एनिमल सेल के कंपैरिजन में या इनके कंपैरिजन में वो क्या कर सकती है, रेसिस्ट कर सकती है, इसलिए इन सेल वॉल्स को दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेल वॉल के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा आइडिया हमने सेल वॉल के बारे में लिया। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने सेल वॉल में, हमने कहा कि सेल वॉल क्या होती है, जो प्लांट सेल होती है वो इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की ही तरह होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह होती है, लेकिन आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं। फिर हमने एक्टिविटी करी, एक्टिविटी में हमने क्लोरोप्लास्ट, हमने कहा कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। उसके बाद हमने कुछ देखा, हमने रियो लीव्स में बॉइलिंग वाटर करके किया और हमने आइडिया लगाया कि क्या होगा, क्योंकि हम अभी लेबोरेटरी में तो है नहीं, हम यहीं से पढ़ रहे हैं, तो हम एक आइडिया ही लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियस की। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, रिमेंबर द टेम्पररी माउंट। अच्छा, हमने जो एक टेम्पररी माउंट पील, अनियन पील बनाया था, याद है ना आपको, फर्स्ट एक्टिविटी हमारी अनियन पील वाली, तो उसमें क्या करना है, अब हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देना है। ठीक है, अब उसमें क्या कर देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को हम उसमें डाल देंगे और वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, व्हाई, क्यों, एंड व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होगा अगर हम बिना आयोडीन सॉल्यूशन के इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज इट। तो इफ डिफरेंस इज, तो इसको ट्राई करना है और उसके बाद देखना है कि क्या डिफरेंस इसमें आ रहा है।
ठीक है। तो बोल रहा है फॉर द व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। तो क्या ऐसा होगा, अब ये भी हम क्या करेंगे ना, ये सब हम लेबोरेटरी में करके देखेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या होता है आयोडीन सॉल्यूशन डाल के क्या होता है अगर हम नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहा है, ट्राई फर्दर व्हेन वी पुट, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे उस पील में आयोडीन सेल डालेंगे सॉल्यूशन डालेंगे, तो बोल रहा है कि डिड ईच सेल गेट इवनली कलर, क्या सारे जितने भी सेल होंगे वो बराबर कलर्ड होंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली, क्योंकि सेल के अलग अलग रीजन में अलग अलग कंपोजिशन होता है, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसी अलग अलग रीजन में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होने की वजह से जो सेल है उसका कलर हो सकता है, कहीं पे हमें डार्क नजर आए, कहीं पे हमें डार्क नजर नहीं आए, ठीक है, लाइट नजर आए। तो सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन, तो कुछ रीजन क्या होते हैं, डार्क दिखते हैं दूसरे रीजन के कंपेयर में। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरन इन सॉल्यूशन, तो लेबोरेटरी में हमें इजीली आयोडीन सॉल्यूशन भी मिल जाता है और सैफरन इन सॉल्यूशन भी मिल जाता है, ठीक है। सैफरन इन ब्लू कलर शो करता है, तो सैफरन इन पिंक कलर और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, तो मिथाइलिन ब्लू कलर का सॉल्यूशन शो करता है, ब्लू कलर शो करता है टू स्टेन द सेल। सैफरनिन का यूज़ किया जाता है या मिथाइलिन का यूज़ किया जाएगा या आयोडीन का, इनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, आपको कलरफुल ही रिजल्ट ये देंगे। लेकिन हम देखेंगे कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप से कलर हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फॉर आवर ओन बॉडी। तो अगर हम अपनी बॉडी के सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है लेट अस टेक अ ग्लास, पहले तो हमने अनियन में किया था, अब क्यों ना हम अपनी बॉडी के सेल्स में करें, है होगा ना इंटरेस्टिंग। कौन देगा अपनी बॉडी का सेल, लैब में कौन देगा, तो चलिए देखते हैं है क्या, कहाँ से सेल लेनी है हमने वो देखते हैं, ठीक है। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, तो एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसमें एक ड्रॉप पानी डाल देना है। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिक, ठीक है। चिक यानी कि जो गाल होते हैं हमारे, वहाँ से हल्के हाथ से हमने क्या करना होता है, एक सेल को लेना होता है, स्क्रैप करनी होती है, खींचनी होती है हल्की सी। कभी कभी तो ऐसे भी निकल जाती है ना हमारी सेल या हमारी स्किन ऐसे भी निकल जाती है चिक के अंदर की। तो डज एनी मटीरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, क्या ऐसा हुआ कि उस स्पून में कोई और मटेरियल भी चिपक गए थे। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन ग्लास स्लाइड कैप्ड रेडी फॉर दिस, तो अगर कोई मटेरियल है तो हम क्या करेंगे, उसको नीडल की हेल्प से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, किसमें, ग्लास स्लाइड में डाल देंगे और बाद में उसे हम देखेंगे, ठीक है। To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it, तो कलरफुल दिखाने के लिए या सारे सेल्स को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल देंगे। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन, ये तो बहुत ही ईजी है, पता है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपने सेल निकालनी है और उसके बाद उसमें मिथाइलिन ब्लू कलर डाल देना है और ऑब्जर्व करना है, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट, इसमें कवर स्लिप हमने डालनी है, कवर स्लिप रखनी नहीं भूलनी है, ठीक है। तो कवर स्लिप रखेंगे, लेकिन कैसे, अवॉइड करने होंगे बबल्स को। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ सेल वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, हम क्या देखेंगे और किस टाइप के सेल्स हमें दिखेंगे, उसके बाद आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो एक चीज़ और ये मैं आपको बताऊंगी अभी, वॉज देयर अ डार्कली कलर्ड स्पैरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, क्या आपने ऐसा देखा जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, तो क्या आपने ऐसा देखा कि स्पैरिकल ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको सेल के सेंटर में दिखा, हर एक सेल के सेंटर में दिख रहा था। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, तो उसी स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। वर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन ऑनियन पील सेल्स, तो क्या ऑनियन पील सेल के स्ट्रक्चर्स में भी ऐसा ही था। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे,
आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले हमसे ये पूछा, ठीक है। फिर पूछा व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉट लाइक स्पैरिकल ओवल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, जिसको जो कि आपको नेक्स्ट पेज में बताया भी ना, उसे ही न्यूक्लियस कहते हैं। तो वो न्यूक्लियस होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि हर एक जो चीक सेल जो होगा उसके सेंटर में नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो टिश्यूज वाला चैप्टर है ना हमारा, टिश्यू चैप्टर, उसमें हम क्लियरली इसको पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद सिमिलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस हैज बीन ऑब्जर्व इन, यस, यहाँ पे आपसे पूछा गया था ना दिस क्वेश्चन, वर दी सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनियन पील सेल्स, तो क्या ऐसे ही स्ट्रक्चर अनियन पील में भी थे? यस, न्यूक्लियस सबका इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ऐसे ही दिखा था। अब हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, माइक्रोस्कोप में कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कुछ ये है हमारी चीक सेल, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके की सेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। अलग अलग तरीके की सेल्स हमें नजर आएंगी। तो हर एक सेल के सेंटर में जो आपको डार्क ओवल कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो ओवल स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये दिस वन दिस ऑल आर न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे अलग अलग सेल में, और सबके बीच में आपको डार्क और ओवल कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो हमें ये दिखाई देगा। एंड यस, हमें अनियन पील में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखा था, है ना, यही स्ट्रक्चर तो हमें दिखा था अनियन पील में। तो इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के पास डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। डबल लेयर होती है। तो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर भेजने के लिए ट्रांसफर मटीरियल्स को ये अलाउ करते हैं, कौन? ये छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। तो इन छोटे छोटे पोर्स का क्या काम होता है? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, अंदर साइड से बाहर साइड को ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.2.4। तो जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि आगे हमें मिलने वाला है, तो तब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास होते हैं क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्रोमोसोम आ गया है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे, है क्रोमोसोम्स। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कुछ अच्छा, मैं क्रोमोसोम का डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम नजर आता है। ये क्रोमोसोम ना आप 10th में भी पढ़ोगे, अभी भी पढ़ोगे क्रोमोसोम्स के बारे में, कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, रिबन की तरह होते हैं, रिबन जैसे दिखते हैं, और नॉर्मली बहुत पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, तो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आप बाद में पढ़ेंगे। चलिए मैं बताती हूँ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड मीन्स धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं और सिर्फ दिखाई देते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल
डिवीजन, ठीक है। सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही दिखाई देते हैं। और सेल डिवीजन का क्या होता है, मियोसिस और माइटोसिस, जो कि थोड़ा थोड़ा हमने शायद पढ़ा होगा या आपने सुना होगा मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। सेल डिवाइड होता है तभी एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, या नया ऑर्गन यहाँ पे को बनता है। तो उस टाइम पे ये होता है मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू। जिस समय मियोसिस और माइटोसिस हो रहा होगा उस टाइम पे हमें ये दिखाई देते हैं। और क्रोमोसोम का क्या काम होता है, क्रोमोसोम जो पेरेंट्स से आने वाले जो कैरेक्टर होते हैं ना, मीन्स कि हम पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं ना, तो पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं तो इसका मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर आते होंगे हमारी बॉडी में, जैसे कि उनकी तरह फेस, उनकी तरह बाल, उनकी तरह आंखें, आंखों का कलर, बालों का कलर, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स से हमें मिलती है। पेरेंट्स से भले मेल पेरेंट की तरह हो या फीमेल पेरेंट की तरह हो, तो उनकी तरह तो दिखते हैं ना। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो छोटे एक और पार्ट होता है, जीन्स उन्हें बोलते हैं। मैंने आपको जीन के बारे में बताया ना, यहाँ पे जीन्स, ये क्रोमोसोम्स जीन को कैरी करते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो कि लेके जाते हैं बेबी तक, ठीक है, यानी कि ऑफस्प्रिंग की बॉडी तक इन सारे कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं। तो हेरिडिटरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, ठीक है। तो देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया है। तो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एट रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे दिखेगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सिर्फ तब दिखाई देता है जब डिवाइड होता है या सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कौन कौन से होते हैं, दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन एंड माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन मतलब उनके बच्चों में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो क्रोमोसोम क्या करके रखता है, कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। डीएनए न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और पूरा डीएनए जाएगा तो सब कुछ चले जाता है इसके साथ। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको पहले भी बताया, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन मॉलिक्यूल्स के साथ ये जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम किस किस से मिलके बने हुए रहते हैं, डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है। किस और फंक्शनल सेगमेंट क्या होते हैं, जो फंक्शन करते हैं, मेन जो फंक्शन करते हैं डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं जीन्स, ठीक है। ये जीन्स होते हैं। और इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो एक ऐसा सेल जो कि डिवाइडिंग नहीं है, जो डिवाइड नहीं करता है, उसमें जो डीएनए प्रेजेंट रहता है वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, फिर क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्स मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये भी क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ प्रेजेंट रहता है क्रोमेटिन मटेरियल, उस सेल में, उस सेल के डीएनए होता है, डीएनए का एक पार्ट होता है क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि उस सेल में प्रेजेंट होता है जो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह ही दिखाई देता है। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब भी सेल ठीक डिवाइड होने वाला होता है, तो द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल किसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स में। क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम फॉर्म कर लेते हैं, यही सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन की यही स्पेशलिटी होती है कि जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होगा वैसे ही नए नए, और इस क्रोमोसोम में भी बहुत अलग अलग चेंजेज आते हैं। तो ये आपके आगे की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है द न्यूक्लियस, आपको आ रहा है ना समझ में, न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर कवरिंग है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होता है, और ओवल शेप का हमें नजर आता है। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कुछ इस तरीके का ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। पोर्स होते हैं जो कि मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करता है। और न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक या रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ये हम इसे देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेंस मतलब कि इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनकी पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स पहुंचाए जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स रखता है, ठीक है। और क्रोमोसोम किससे, डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, या इनमें होता है डीएनए और प्रोटीन। और डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो इन्फॉर्मेशन को
डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो कंटेन करता है सारी इन्फॉर्मेशन को, जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग, सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, ठीक है। और जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसे हम जीन बोल देते हैं, ओके। तो क्रोमेटिन मटीरियल जो फंक्शनल नहीं होगा, जो सेल नहीं डिवाइड हो रहा है उसमें रहता है। अब बढ़ते हैं आगे। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन में जो न्यूक्लियस होता है बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल रोल को प्ले करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एक सेल डिवाइड होता है, जैसे मान लो ये एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेल और ये डिवाइड हुआ, इसने दो सेल बना दी, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, एक सेल ये डिवाइड हुआ और दो सेल में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं टू सेल। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करता है अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ, इन डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप, और कैसे सेल बनेगा, सेल का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी, और कौन सा फॉर्म उसका होगा, मैच्योर होने के बाद कौन सा फॉर्म होगा, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स, केमिकल एक्टिविटीज सेल की डायरेक्ट करता है, या ये सारे इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, न्यूक्लियर रीजन बोल रहा है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, बहुत अच्छे से डिवाइड नहीं होता है, कौन सा, न्यूक्लियर वाला पार्ट, या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस होने की वजह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट नहीं होने की वजह से जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना, अच्छे से नहीं डेवलप होता है बैक्टीरिया में। तो बोल रहा है सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। तो इस अनडिफाइंड यानी कि है ही नहीं, पुअरली डेवलप है, तो उसमें एक ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है, या एक ही चीज उसमें प्रेजेंट रहती है, जिसे कि हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो सच ऑर्गेनिज्म, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इस टाइप के सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मीन्स कैरियन और न्यूक्लियस जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मीन्स कि बहुत मॉडिफाइड न्यूक्लियस नहीं है, अच्छे से डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, तो उसे हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विद द सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, यूकैरियोट, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, या सेल ऑर्गेनेल्स भी इनके पास नहीं होते हैं, कम देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये पीछे रह जाते हैं, ठीक है। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm। तो बहुत सारे फंक्शन इस टाइप के ऑर्गेनेल्स के ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही poorly organized पार्ट जो होते हैं साइटोप्लाज्म के, उससे मिलके ये बने उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो क्लोरोफिल होता है, द क्लोरोफिल, अच्छा आपको पता है सिर्फ प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। तो बोल रहा है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, उन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स। तो ये किससे बने हुए रहते हैं, इनमें क्या होता है, वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर इनके पास होता है, बट नॉट विथ प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की तरह प्लास्टिड्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स इनके पास नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इसी वजह से उन्हें प्रिमिटिव सेल कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल बहुत अच्छे से डिफाइंड डिजाइन रहते हैं, अच्छे से अपना फंक्शन कर सकते हैं।
ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने न्यूक्लियस के बारे में, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी और उसके बाद हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो। बट आपको पढ़ना है, आपने क्या करना है, इसको दोबारा से फिर से रिवाइज करना है और इसी के बेसिस पे आपने नोट्स भी बनाने हैं और इसी के बेसिस पे जितने भी आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं या पीछे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, तो नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।